आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अंतर्गत पॉलिटी के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, क्योंकि पॉलिटी से भी लगभग 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अंतर्गत। उन सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा समझने का प्रयास करें। जो भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं उसके अंतर्गत जो फैक्ट्स बनते हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ parliamentary committee relating to delegation of power to make rules and regulations to the executive। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? ए कार्यकारी विधान पर समिति, बी अधीनस्थ विधान पर समिति, सी प्रशासकीय विधान पर समिति, डी प्रत्यायोजित विधान पर समिति, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आपके क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन है संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। इसका आंसर है बी अधीनस्थ विधान पर समिति। इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे कार्यपालिका को नियम विनियम चलाने के लिए, कार्यपालिका को नियम विनियम चलाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित समिति अधीनस्थ विधायक समिति किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित वैधानिक कृत्यों के अनुसरण में बनाए गए प्रत्येक नियम, उपनियम, विनियम, उपविधि, निर्देश अथवा आदेश जिसको संसद के समक्ष रखा जाना अपेक्षित हो, ताकि यह जांच हो सके कि संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं। यह समिति इस पर विचार करती है और प्रतिवेदन देती है। इसकी जांच करने तथा इस पर प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सदनों में अलग अलग 15 सदस्यीय अधीनस्थ विधायक समिति का गठन स्पीकर सभापति द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम इस समिति का गठन 1953 में किया गया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है बी होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अभी करंट इश्यूज में जो आर्टिकल आ रहे हैं उन सभी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि उपराष्ट्रपति अभी अपने पद को त्याग दिए हैं, तो वो किस आर्टिकल के तहत त्यागे हैं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट में बताइए कि किस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति ने अपने पद को त्यागा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मुकदमे तथा कार्यवाही, बी सरकारी ठेके, सी महान्यायवादी, डी व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध, उपयुक्त ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है ए मुकदमे तथा कार्यवाही। आर्टिकल 300 जो है मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 300 वाद तथा कार्यवाही से संबंधित है, अर्थात भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा किस नाम से संस्थित किया जाएगा अथवा भारत सरकार एवं राज्य सरकारें किस नाम से वाद ला सकती हैं। अनुच्छेद 300 के अधीन निम्नलिखित उपबंध हैं। भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है, या भारत सरकार पर भारत संघ के नाम से वाद लाया जा सकेगा। राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी, या उस पर इस राज्य के नाम से वाद लाया जा सकेगा। उदाहरण स्वरूप मेनका गांधी बनाम भारत संघ, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य आदि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है?
भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है संविधान, बी है नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, सी है परंपरा, डी है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ऑप्शन को देख के आप विचार कीजिए और आंसर बताइए। तो ए ऑप्शन है संविधान, बी नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, सी परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? डी है इसका, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में न्यायिक प्रणाली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे थोड़ा। भारत में न्यायिक प्रणाली का प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत भारत का संविधान है। प्राथमिक एवं मुख्य स्रोत जो है भारत का संविधान है। कोई विधि, कानून, नियम, उपनियम, आदेश अथवा निर्देश तभी तक विधि मान्य है जब तक वह संवैधानिक उपबंधों के अनुकूल है। ठीक है। इसके अलावा भारत में न्यायिक निर्वचन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में गतिशील है, अर्थात विधानमंडल द्वारा उचित प्रक्रिया के अनुपालन में निर्मित विधि को ध्यान में रखा जाता है। इसमें भावना या इच्छा को नहीं देखा जाता। संवैधानिक व्याख्या में लिखित तत्वों के आधार पर प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में सुस्पष्ट किया गया है। उपयुक्त प्रश्न में डी विकल्प अधिक उपयुक्त उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ है? किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब, और ई है नन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या है? सी महाराष्ट्र। ठीक है। द फर्स्ट लोकायुक्ता was established in which of the following states? ऑप्शन उड़ीसा, बी केरला, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब, ई नन ऑफ द एबव। ठीक है। तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर है सी महाराष्ट्र। ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित ओम्बुड्समैन संस्था को भारत में लोकपाल लोकायुक्त कहा जाता है। ओम्बुड्समैन संस्था का सर्वप्रथम सृजन 1713 ईस्वी में स्वीडन के तत्कालीन सम्राट चार्ल्स 12 द्वारा किया गया। संसदीय ओम्बुड्समैन का गठन स्वीडन में 1809 ईस्वी में हुआ। भारतीय संदर्भ में लोकपाल लोकायुक्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर एल.एम. सिंघवी द्वारा वर्ष 1963 में तथा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर लोकपाल तथा लोकायुक्त जैसी संस्थाओं पर सर्वप्रथम विचार किया गया। भारत में लोकायुक्त अधिनियम सर्वप्रथम 1970 में उड़ीसा में पारित किया गया, परंतु उसे 1983 में लागू किया गया। 1970 में उड़ीसा में पारित किया गया था लोकायुक्त अधिनियम उड़ीसा में। लोकायुक्त की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में 1971 में की गई। ठीक है। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम की गई लोकायुक्त की स्थापना 1971 में। ध्यान में रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। Which of the following posts was held by A.S. आनंद in late 1990s? A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? ठीक है। क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। ठीक है। बी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। सी है मुख्य सतर्कता आयुक्त, डी है महान्यायवादी, नन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या है? बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। आपको ध्यान में रखना है। एस आनंद 1990 के दशक में अंत में किस पद पर कार्यरत थे? एस आनंद, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वो कार्यरत थे। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब काफी डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। अब एस आनंद का पूरा नाम आदर्श सेन आनंद है।
इनका जन्म 1936 में जम्मू में हुआ। एस आनंद 10/10/1998 से 31/10/2001 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहे। वह भारत के 29वें मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे एवं वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या होगा? ए पुस्तकालय लाइब्रेरीज, बी ईंधन और चारा फ्यूल एंड फॉडर, सी रूरल स्पोर्ट्स, डी टेक्निकल ट्रेनिंग तकनीकी प्रशिक्षण, सी नन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर है सी ग्रामीण खेल। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं अनुसूची, अनुसूचियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी अनुसूची को आपको ध्यान में रखना है। तो 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है? तो इसका ग्रामीण खेल आंसर होगा जो शामिल नहीं है। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, एक्सप्लेनेशन है संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 29 विषय रखे गए हैं, जिसमें वाचनालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा आदि शामिल है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियों का उपबंध था। बाद में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में जो दल बदल से संबंधित था जोड़ा गया। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्रमशः 11वीं अनुसूची पंचायती राज तथा 12वीं अनुसूची नगरीय प्रशासन जोड़ी गई। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 73वें और 74वें जो संविधान संशोधन अधिनियम किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया और कब जोड़ा गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची में क्या है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है 98, 96, 104, 109, नन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 109। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती हैं? अनुदान की मांगे कितनी? 109। ठीक है, अगले एक्सप्लेनेशन की तरफ देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 113(1) सभी प्राक्कलन जो संचित निधि पर भारित है संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, परंतु उन पर चर्चा हो सकेगी। ठीक है, अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संचित निधि पर भारित व्यय से भिन्न अन्य व्यय से संबंधित प्राक्कलन लोकसभा के समक्ष अनुदान मांगों के रूप में रखी जाती है। मांग को अनुमति देने, रोकने तथा निर्दिष्ट मांग की रकम कम करने की शक्ति लोकसभा में निहित होगी। ठीक है, अनुच्छेद 113(3) के तहत किसी भी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। आमतौर पर प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध में अनुदान की एक मांग प्रस्तुत की जाती है। बड़े मंत्रालयों तथा विभागों की तरफ से एक से अधिक मांग प्रस्तुत की जाती है। विधायिका रहित केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है। आम बजट में 109 मांगे आम नागरिक प्रशासन एवं 6 सेना के खर्च होती है, जबकि रेल बजट में 32 मांगे होती हैं। प्रत्येक मांग पर लोकसभा में अलग से मतदान होता है। तो इस प्रकार से हर आर्टिकल के तहत मांगे रखी जाती हैं। ठीक है,
अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? इन विच ईयर वाज द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च्ड? ऑप्शन ए है 1953, बी 1957, सी 1960, डी 1972 और ई है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्या होगा आपका आंसर? आप बताइए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा को कब प्रारंभ किया गया? इसका आंसर है 1953। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। 2 अक्टूबर 1953 को प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के विकासात्मक उद्देश्यों को विस्तार देने हेतु किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनशक्ति के समन्वित तथा ठोस प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण जीवन स्तर का समग्र उत्थान करना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? स्थानीय, ऑप्शन ए है स्थानीय निकायों पंचायतों के सदस्य, बी शिक्षक, सी स्नातक, डी उद्योगपति और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है डी उद्योगपति। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते? तो उद्योगपति से नहीं चुने जाते। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में आपका संविधान के अनुच्छेद 171 के अधीन विधान परिषदों की संरचना का उपबंध किया गया है। विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगी। देखिए, ध्यान में रखना है, 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से भी कम नहीं होगी। किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका बोर्ड, जिला बोर्ड आदि द्वारा चुने जाते हैं। ख है 1/12 सदस्य उस राज्य में निवास करने वाले स्नातकों से जो कम से कम 3 वर्ष से स्नातक हैं चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग करते हैं, लेकिन अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए। 1/3 राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। शेष सदस्य जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव हो, राज्यपाल द्वारा विशिष्टता के आधार पर मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सदस्यों की चुनाव की जाती है राज्य विधान परिषद में। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है भारतीय प्रशासन में? ऑप्शन ए है लेखा परीक्षण या लेखा केंद्र या राज्य, नीति कार्यान्वयन, अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या है बताइए? इसका आंसर है सी, नीति या कार्यान्वयन। ठीक है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? इसके एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। पोर्टफोलियो प्रणाली से मंत्रालय विभाग विभाजन का सूत्रपात हुआ। अनुच्छेद 77 के अधीन कार्य संचालन हेतु विभाग विभाजन प्रणाली अपनाई गई है। इस योजना के अधीन सचिवालय का कार्य केवल नीतियों को बनाने से संबंधित होना चाहिए। नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया से इन्हें दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन रहा और इन 10 क्वेश्चन में आपके लिए सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से आपको बार बार रिवाइज करना है। अगर एक बार में ना समझ में आए तो फिर से दोबारा देखें और क्वेश्चन आंसर को करते चले। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन आंसर करेंगे चीज़ें उतना ही ज़्यादा पकड़ में आएंगी। तो बस ध्यान से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।